नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं। बीजेपी के संगठन पर भी विस्तार की चर्चाएं हैं। घोसी के नतीजे पर टिकी संगठन और सरकार की निगाहें। चुनाव नतीजों के आधार पर तय होगा दारा सिंह और ओपी राजभर का कद। वहीं बीजेपी में नए जिला अध्यक्षों की सूची जल्द हो सकती है जारी। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है। 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव है, ये सूत्र के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यहां पर बीजेपी संगठन में बदलाव संभव है, मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, इसकी चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। बीजेपी के संगठन पर भी विस्तार की चर्चाएं हैं। घोसी के नतीजे पर संगठन और सरकार की निगाहें टिकी हुई है। चुनाव नतीजों के आधार पर तय होगा दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर का कद। बीजेपी में नए जिला अध्यक्षों की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है। 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव है, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब इस मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है या किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन घोसी के नतीजे पर यहाँ पर संगठन और सरकार की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये इसी पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि ओपी राजभर लगातार घोसी उपचुनाव में एक्टिव मोड पे नजर आए थे, तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर दारा सिंह चौहान की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। किसकी जीत किसकी हार, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका खुलासा 8 को आएगा। लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी के संगठन पर विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है और घोसी के नतीजे पर ही यहाँ पर सरकार की निगाहें टिकी हुई है। चुनाव नतीजों के आधार पर दारा सिंह और ओपी राजभर का कद निर्धारित हो सकता है। बीजेपी में नए जिला अध्यक्षों की सूची भी इस दौरान जल्द जारी हो सकती है। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद विस्तार को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चाएं हुई है मंत्रिमंडल को लेकर भी। अब ऐसे में क्या होता है देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव है, ये सूत्र के हवाले से फिलहाल बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी संगठन में बदलाव अब संभव है और ऐसे में मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाती है, ये देखना होगा। क्योंकि मिशन 2024 है और जो बीजेपी का लक्ष्य है वो 80 लोकसभा सीटों को जीतने का है। अब बीजेपी को इसके तहत रणनीति बनानी है और यही वजह है कि यहाँ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनको ले लेते हैं। संदीप, बीजेपी संगठन में बदलाव संभव है। 10 सितंबर को बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव हो सकता है। अब ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिल सकता है? संदीप, क्या आवाज मिल रही है संदीप? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी संगठन में अब बदलाव पूरी तरीके से संभव है। 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव है, ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन घोसी उपचुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे, इस पर ही सबकी नजर टिकी रहेगी, क्योंकि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की किस्मत इसी में तय होने वाली है। क्या कुछ कद दिया जाएगा, ये देखना होगा। हालांकि आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कल हुई है, जो तस्वीरें भी सामने आई थी, उसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हुई हो। इसीलिए और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बीजेपी संगठन में बदलाव संभव है, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको खबर बता दें, जहां लखनऊ से खबर है। मदरसों में होगी बीएड और एमएड की पढ़ाई। वहीं 12 सितंबर को मदरसा बोर्ड की बैठक में पास हो सकता है प्रस्ताव। शोध को भी बढ़ावा देने के लिए कराई जाएगी एचडी।
वहीं आपको ये बता दें कि मदरसों में भी विषय विशेषज्ञ तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 16,460 मान्यता प्राप्त है मदरसों की संख्या। तो मदरसों में भी अब उच्च स्तरीय पढ़ाई होगी, इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। मदरसों में अब बीएड की पढ़ाई करवाई जाएगी। 12 सितंबर को मदरसा बोर्ड की बैठक में इस तरीके का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण रह जाता है, क्योंकि अब मदरसों को किस तरीके से संवारा जाए, इसको लेकर भी यहाँ सरकार की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। मदरसों में होगी बीएड और एमएड की पढ़ाई। 12 सितंबर को मदरसा बोर्ड की बैठक में पास हो सकता है, इसको लेकर प्रस्ताव। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। संदीप, यहाँ मदरसों को लेकर अब तमाम तरीके की तैयारियां भी की जा रही है, किस तरीके से संवारा जाए यहाँ पर बीएड और एमएड की पढ़ाई यहाँ पर की जाएगी, कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मदरसा बोर्ड की जो बैठक है वो 12 सितंबर को होनी है। यानी उस बैठक के अंतर्गत जो है कड़े प्रस्ताव जो है वो रखे जा सकते हैं। यानी बीएड और एमएड की जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती है। यानी छात्र जो है वहाँ पे शोध कर सकते हैं, शोध को बढ़ावा दे सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीजों को लेकर के मदरसा बोर्ड में 12 तारीख सितंबर की होने वाली बैठक में बहुत से फैसले हो सकते हैं। यानी साफ है कि को लेकर जिस तरीके से कयास शुरू हुई है और उसको लेकर के बीएड एमएड और पढ़ाइयों को लेकर के जो कयास शुरू हुई है उसको लगाने के लेकर के लगातार इस पे प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर निरंतर बैठक का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यानी कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये एक बड़ी बात होगी कि जो मदरसा करने वाले बोर्ड होंगे वो बोर्ड जो है बीएड एमएड करा सकते हैं। यानी कि छात्रों को लेकर के बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि छात्र जो है मदरसा बोर्ड से जो है बीएड कर सकते हैं। तो इसको लेकर के कयास लगातार जारी है और उसी कड़ी को लेकर के जो है सामने जो है प्रस्ताव आ सकते हैं। 12 सितंबर को मदरसा बोर्ड की बैठक भी होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी, इसमें ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है? संदीप, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मदरसा बोर्ड की बैठक होनी है और उस बैठक में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जो प्रस्ताव होंगे उस पर मोहर लग सकती है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मदरसा बोर्ड जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड को लेकर के जो पहले से असमंजस बने हुए थे वो दूर होते नजर आ रहे हैं। यानी कि मदरसा बोर्ड एक बार फिर से एक बड़ा बोर्ड बनता नजर आएगा। अगर बीएड और एमएड की जैसी पीएचडी जैसी पढ़ाई अगर करा सकेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो मदरसे की तरफ लोग जो कभी ध्यान नहीं देते थे, कभी चाहते नहीं थे मदरसे की तरफ पढ़ने के, लेकिन मदरसा बोर्ड की तरफ पढ़ने के लिए अग्रेसिव होंगे। और छात्रों के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि छात्र वहां पे जा करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि जो कभी दूसरों कॉलेजेस में जाते थे वहां पे पढ़ाई करते थे, लेकिन अब मदरसा बोर्ड अगर इन डिग्रियों को देगा तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी तस्वीर सामने निकल के आएगी। बहुत से युवा हैं ऐसे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो एमएड और बीएड या पीएचडी करना चाहते थे और ठीक है, यहाँ पर मतलब मदरसों को पूरी तरीके से अब संवारने को लेकर यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है। अब आगे किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं ये देखना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने पंचांग के बारे में देखा और सुना होगा। पंचांग हमारे सनातन संस्कृति की वो धरोहर है जिनकी वैज्ञानिकता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। हमारी संस्कृति की यह वो वैज्ञानिकता है जिसे आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। शुक्र है कि मौजूदा मोदी सरकार पुनः सांस्कृतिक वैभव को सहेजने का हर वो जतन कर रही है जिससे भारतीय परंपरा के गौरव का आभास पूरी दुनिया को कराया जा सके। इंडिया शब्द का नाम बदलकर भारत करने के पीछे भी यही मंशा है। अंग्रेजों के दिए हुए नाम को हटाने की एक पहल जब सरकार ने की तो यूं लगा कि पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई। सवाल उठता है कि भारत को भारत मानने में विपक्ष को दिक्कत क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत नहीं। अब सिर्फ चलेगा भारत। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनेगा भारत। दुनिया के सामने दिखाएगा अपना गौरव। सदियों के इतिहास का साक्षी बनेगा भारत। भारत आजाद है, संप्रभु राष्ट्र है, तो फिर भारत नाम इंडिया क्यों? ये सवाल पहली बार नहीं उठा है। राष्ट्रवादी संगठन लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, दलील देते रहे हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है।
इसलिए इससे हमारी वैश्विक पहचान नहीं होनी चाहिए। एक दफे ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बहरहाल जब G20 सम्मेलन के डिनर कार्ड पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत छापा गया तो समूचा विपक्ष बिदक उठा और तीखा विरोध शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर भारत को भारत कहा जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? क्या गुलामी के प्रतीकों से बाहर निकलना गलत है? क्योंकि भारत की संस्कृति आज की तो है नहीं, भारत नाम भी आज का नहीं है। जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है, उसका गौरव दुनिया के सामने रखने के लिए अगर हम अपने असली नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो विरोध क्यों? क्योंकि भारत को इंडिया कहने का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया। भारत के इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली। अंग्रेजों ने इंडिया की जगह सबसे पहले इंडी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और जबरन इसे लागू किया। कुछ इतिहासकार इस शब्द को सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इस सभ्यता को इंडस वैली कहा गया, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रख दिया। ऐसा नहीं कि इंडिया शब्द की जगह भारत नाम रखने पर चर्चा पहले नहीं हुई है, लेकिन उस दौर की परिस्थितियां अलग थीं। आजादी के बाद संविधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई थी। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। अंबेडकर चाहते थे कि संघ का नाम भारत रखा जाए, लेकिन कई दूसरे सदस्यों को इससे असहमति थी। बहस में शेख गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर अंबेडकर का समर्थन किया। लंबी बहस के बाद कमला त्रिपाठी ने बीच का रास्ता निकाला और नाम इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया करने का सुझाव दिया, जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया शब्द को भारत करने पर चर्चा अतीत में नहीं हुई, लेकिन शायद किसी ने इस पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आज के दौर में प्रधानमंत्री भारत और भारतीयता को दुनिया के नक्शे पर दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका नतीजा है कि G20 जैसी अहम बैठक के जरिए ये पहल की है, क्योंकि भारत सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, बल्कि प्रतीक है हमारी पुरातन गौरवशाली परंपरा का, जिसमें भरत भी आते हैं, भरत मुनि भी आते हैं, वेदों का जिक्र भी आता है, पुराण भी आते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो भारत नाम में समस्त वैदिक वांग में समा जाते हैं, जो हमारे देश की वास्तविक पहचान है। और जब वास्तविक पहचान दुनिया को दिखाने की बारी है तो फिर विरोध क्यों? क्या ये जरूरी नहीं कि हमारी नई पीढ़ी ये जाने कि दुष्यंत पुत्र भरत कौन थे, नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि कौन थे? विपक्ष को ये समझाना होगा और बदले भारत की पहचान अगर दुनिया में बन रही है तो उसका स्वागत करना होगा। वैसे भारत शब्द कहाँ से आया ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। इसे लेकर वेदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग दावे हैं। पौराणिक युग में दशरथ के पुत्र भरत को पहला दावेदार बताया जाता है। इसके बाद नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि का नाम भी भारत के पीछे आता है। मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम को भारत के नाम के पीछे माना जाता है। इसमें कहा गया है कि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, चारों दिशाओं की भूमि को जीतकर भारतवर्ष की स्थापना की। मत्स्य पुराण में कहा गया कि प्रतापी राजा मनु ने प्रजा को अपनी संतान की तरह भरण पोषण किया, इसलिए उसका दूसरा नाम भरत है। भारत नाम के सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। इसके मुताबिक भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी भारत के नाम के पीछे कौन है, इसको लेकर तमाम भिन्नताएं हो सकती हैं, मगर भारत नाम हमारी सनातन और वैदिक परंपरा से निकला है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, उसमें भारत की वैश्विक पहचान किस नाम से होनी चाहिए ये विषय भी आता है। ऐसे में स्वागत करने योग्य कदम पर सियासत करना कहां तक उचित है, ये पूरी सियासी जमात को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। उमेश कुमार ट्रैक्टर में
सड़ी फसल लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने उमेश कुमार को रोका है। उमेश कुमार और अफसरों की तीखी नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। उमेश ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां आपको बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर पहले दिन की बात की जाए उत्तराखंड विधानसभा सत्र की, तो वहां पर भी विपक्ष की तरफ से जमकर प्रदर्शन देखने को मिला था और आज क्योंकि दूसरा दिन है और ऐसे में खानपुर विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। उमेश कुमार ट्रैक्टर में सड़ी फसल लेकर विधानसभा पहुंचे और ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। आज विधानसभा का ये जो सत्र चल रहा है उसका दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन भी देखा किस तरीके से विपक्षों का हंगामा देखने को मिला, लेकिन दूसरे दिन खानपुर विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर से विधानसभा ही पहुंच गए। क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, मैं विधानसभा में ही मौजूद हूँ और जो उमेश कुमार हैं ये निर्दलीय विधायक हैं कानपुर से। इनका आरोप है कि इनके क्षेत्र में फसलें लगातार बारिश से तबाह हुई, मुआवजा जो निर्धारित किया गया वो बहुत कम है, सिंचाई मंत्री नाकाम रहे तटबंध बनाने में। इन सारी मांगों को लेकर वो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर फसल रख कर लाए थे। जब जैसे ही सूचना ये प्रशासन को मिली और विधानसभा सुरक्षा को मिली कि ट्रैक्टर से विधायक जी प्रवेश कर रहे हैं, इससे हड़कंप मच गया। तत्काल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे, गेट बंद करा दिया गया, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। काफी मान मनौवल के बाद वो ट्रैक्टर से उतरे और ट्रैक्टर उन्होंने बाहर छोड़ दिया और पैदल वो विधानसभा में प्रवेश कर गए। आज भी उनका कहना है कि सदन में वो किसानों की समस्याओं को लेकर, फसल में जो 1100 रुपए बीघा जुताई की कीमत तय की गई है फसल लगाने के लिए बहुत कम है, क्योंकि 1100 रुपए में तो जुताई का डीजल का खर्च भी नहीं निकलता। इन तमाम मसलों को लेकर वो सदन में भी आज सरकार को घेरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देश भर के मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भारी संख्या में मंदिर में कान्हा के दर्शनों के लिए यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से भी सजा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने को श्रद्धालु बेताब है। प्रदेश में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि जैसी ही तस्वीर सामने आती है टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे, लेकिन ये देखिए तस्वीर अब सामने आ गई। किस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हालांकि कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से रौनक नजर आ रही है मथुरा वृंदावन में वो देखते ही बन रही है। तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान कर दिए गए हैं। तो वहीं सूरज पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा आगरा से स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से तैयारियां वहां पर की जा रही है। सबसे पहले स्कंदिता मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी कहां पर है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किस तरीके की तैयारियां, भक्तों में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ के सभी बड़े मंदिर हैं, खास करके जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर भगवान कृष्ण को लेकर जो है उनको सजाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तमाम जो भक्तों की भीड़ है वो उनके दर्शन मात्र के लिए उमड़ी है, भगवान के दर्शन करने को लेकर, क्योंकि जो है आज रात 12 बजे जो है कई लोग मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं भगवान का जन्म। तो भगवान के जन्मदिन को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के बाज़ार जो है, बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है और ख़ास करके कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग भगवान के वस्त्र खरीदने, भगवान के लिए जो है 56 भोग खरीदने, तमाम चीज़ें जो है उसको लेकर बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारोबारियों के चेहरे खिलखिलाए हुए हैं, उनके चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। मार्केट में जो है रौनक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भगवान के वस्त्र है, खास करके अगर ज्वेलर्स की बात की जाए तो सोने चांदी के वस्त्र
जो है, उनके मुकुट, उनकी बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की, वो काफ़ी ज़्यादा बिकती हुई नज़र आ रही है। वही अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में भी तमाम तैयारियां चल रही है। अभी भी हवन चल रहा है मंदिर में, आपको दिखाना चाहेंगे। पंडित जी हवन कर रहे हैं जन्माष्टमी को लेकर और तमाम तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। तमाम तैयारियां चल रही हैं। जो भक्त हैं वो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और ख़ास करके जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो जन्माष्टमी की वाइब है, जिस तरीके से मंदिरों को सजाए जा रहे हैं और मंदिर के जो आसपास का एरिया है, पूरी गलियों को सजाया जा रहा है। भगवान के वस्त्र का इंतजाम किया जा रहा है। भगवान को जिस तरीके से 56 भोग का प्रसाद लगता है, वो 56 भोग बनाए जा रहे हैं और तमाम तरीके के फल, फूल, मालाएं और ये तमाम चीज़ों से भगवान का मंदिर जो है वो सजाया जा रहा है। तो जन्माष्टमी को लेकर खासा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है लखनऊ के तमाम मंदिरों में। अगर इस्कॉन टेम्पल की बात की जाए, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी की जा रही है। संदीप शर्मा आगरा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, वहां भक्तों में कितना उत्साह है, कितनी तैयारियां? बिल्कुल सपना, देखो आपको बता दें कि अगर मोहब्बत की नगरी आगरा की बात करें तो आगरा से लेकर देहात तक तमाम जो मंदिर हैं, वहां जो नंद लाला के जन्मोत्सव की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो तमाम मंदिर हैं वहां पर पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई है, यानी कि पिछले 2 दिन से ये तैयारियां चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरी लाइटिंग से इन मंदिरों को यहाँ पर सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर फूल मालाओं से एक अलग ही मंदिर में डेकोरेट किया जा रहा है। मैं तस्वीरों के माध्यम से देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर फूलों का कार्य चल रहा है और मंदिर को एकदम भव्य तरीके से बना रहा है। चूंकि कहा यह भी जाए कि कहीं ना कहीं ये ब्रज क्षेत्र में, आगरा भी एक हिस्सा ब्रज क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं ब्रजवासियों में जो नंद लाला के जन्मोत्सव की तैयारियों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो कि आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। जबकि आगरा की बात करें तो आगरा में ज्यादातर जन्माष्टमी कल यानी कि 7 तारीख को मनाई जा रही है। लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है। तमाम जो लाला के भोग प्रसादी की जो तैयारियां हैं वो पूर्व से ही चल रही थी, चाहे जिसमें पाग हो, पंजरी हो, इस तरह के तमाम जो भगवान के भोग लगाने के लिए जो चीजें हैं वो लोगों ने तैयार कर लिया गया है। तमाम गांव की बात करें, मंदिरों में बात करें तो महिलाएं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो तमाम पोशाक तैयारियां भगवान को सजाने के लिए इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आगरा पुलिस कमिश्नर प्रतेंद्र सिंह है, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। एक बैठक कर तमाम जो जिले के थाना अध्यक्ष हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी मंदिर हैं वहां पर भव्य जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो रहा है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से जन्माष्टमी का जो पर्व है उससे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए। पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि इस त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। साथ ही साथ किसी भी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। उनको साफ ये अपील की गई है कि अगर वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं नंद लाला के आज जो जन्मोत्सव की तैयारी है वो आगरा में भी एक पूरी तरह से देखी जा रही है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और रात के 12 बजे के बाद ही यहाँ तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन संध्या से सहित तमाम जो हवन है उनका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह मिल रहा है। लोग लगातार भगवान के लिए व्रत भी रख रहे हैं और अपनी मनोकामना भी मांग रहे हैं। जी सब बिल्कुल, और जो तैयारियां आपने दिखाई हैं वो बेहद ही खूबसूरत हैं। सूरज से भी जानकारी ले लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, वहां किस तरीके से तैयारी की जा रही है? जन्माष्टमी कानपुर में क्या आज मनाई जा रही है या कल मनाई जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी आस्था है। द्वापर युग में 5250 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और कंस का वध करने के बाद धरती को पाप मुक्त किया था। ऐसे में तब से लेकर आज तक भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो पूरी ही देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय हम ऐसे ही एक मंदिर में मौजूद है जहां पर आपको दिखा दें कि जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है वो बाकायदा यहाँ पर मोर पंख से पूरी तरीके से सुसज्जित कर दी गई है। बेहद खूबसूरत ढंग से यहाँ पर मंदिरों को सजा दिया गया है और भक्त भी बेहद उत्साहित हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। सूरज, संदीप और स्कंदिता, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।